Hello and welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 3rd February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सभी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन, वर्ल्ड वेटलैंड डे, आंध्र प्रदेश कैपिटल्स इशू, permanent Indus Commission, Exim Bank, Houthi rebels and aluminium industry in India. So these are the topics that we are going to cover in today's video. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स. सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. उसके बाद देखेंगे कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है. सबसे पहले अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की टर्म को समझें तो इलेक्टोरल ये हमें हिंट दे रहा है दैट इट हैज़ समथिंग टू डू विद इलेक्शंस. बेसिकली हमारे इलेक्शंस के अंदर जो फंडिंग होती है इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी लेकर आने के लिए इन बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया. इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बेसिकली 1000 रुपीज़, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड इवन 1 करोड़ के मल्टीपल्स में इशू किया जाता है. मतलब यू कैन मल्टीप्लाई दिस विद 8, यू कैन मल्टीप्लाई दिस विद 10. आप इसको चाहे 5 लाख की रकम दे दीजिए, चाहे ये 50 लाख हो जाए एंड चाहे ये हमारे पास 50 करोड़ क्यों ना हो जाए. तो कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन इन बॉन्ड्स को 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ के मल्टीपल्स में इशू किया जाता है विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट. एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया है टू इशू एंड इनकैश दीज बॉन्ड्स. एंड इन बॉन्ड्स की जो वैलिडिटी है इनकी डेट ऑफ इशूएंस से लेकर 15 डेज तक ही जो ये बॉन्ड्स हैं ये वैलिड रहते हैं. एंड क्योंकि ये इलेक्शंस के अंदर जो फंडिंग हो रही है उसके लिए इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये जो बॉन्ड्स हैं इनको सिर्फ और सिर्फ जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनके अकाउंट के अंदर ही इन बॉन्ड्स को रिडीम किया जा सकता है. अलॉन्ग विद दिस any citizen of India can purchase these bonds and in the month of January, April, July, October 10 दिनों के लिए ये पीरियड आता है जिस दौरान कोई भी सिटीज़न इन बॉन्ड्स को बाय कर सकता है. एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि जो सिटीज़न जो भी इंडिविजुअल इस बॉन्ड को बाय कर रहे हैं दे कैन ईदर बाय दिस सिंगली या फिर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किसी और इंडिविजुअल के साथ मिलकर भी इन बॉन्ड्स को बाय किया जा सकता है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखिएगा कि ये जो बॉन्ड है इनके ऊपर जो डोनर का जो नेम है वो मेंशन्ड नहीं होता. सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का मेन मकसद ही यही है कि जो इलेक्टोरल फंडिंग है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ सके और जो पॉलिटिक्स की जो क्रिमिनलाइजेशन हो जाती है उसके ऊपर एक चेक यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो. So there are some issues which are associated with electoral bonds. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फाइनेंस एक्ट है 2017 का इसे अमेंड किया गया एंड बेसिकली इससे यूनियन गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया. नाउ दे नीड नॉट टू डिस्क्लोज कि उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कितनी डोनेशन मिली. तो इसका मतलब जो वोटर्स हैं उनको नहीं पता चलेगा कि वो कौन से इंडिविजुअल्स हैं या वो कंपनीज़ या वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रही हैं और कितनी फंडिंग दे रही हैं. ये सब अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस कम्स एज अ ब्लो टू डेमोक्रेसी बिकॉज अगर हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें सो सिटीजन आर कास्टिंग देयर वोट फॉर पीपल हु विल रिप्रेजेंट देम इन पार्लियामेंट, लेकिन उनको नहीं पता चल रहा कि उसके लिए जो फंड्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं. तो ये जो मेजर है ये बेसिकली जो हमारा राइट टू नो है, स्पेशली अगर हम इलेक्शंस की बात करें विच इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, तो ये कहीं ना कहीं हमारे राइट टू नो को कॉम्प्रोमाइज़ करता है. तो बेसिकली जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो डिटेल्स हैं वो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो डोनर्स की डिटेल्स हैं उनको इजीली डिमांड कर सकती है. दे कैन इजीली डिमांड द डाटा फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो ये भी कहा जा रहा है कि इससे गवर्नमेंट पावर में आ जाती है एंड दे कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड दे कैन डिसरप्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन.
एंड इससे इवन जो क्रॉनी कैपिटलिज्म है वो प्रमोट हो सकती है, क्योंकि इससे पहले दे यूज टू बी लिमिट्स ऑन पॉलिटिकल डोनेशंस, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर मैक्सिमम लिमिट सेट नहीं की गई है। तो इससे जो वेल रिसोर्स्ड कॉर्पोरेशंस हैं दे कैन ईजिली फंड देयर इलेक्शंस एंड दिस कैन कार्व देयर वे फॉर क्रॉनी कैपिटलिज्म। ना अगर हम इन चैलेंजेस का सोल्यूशन देखें, वे फॉरवर्ड निकालें, तो इलेक्शन फंडिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर आने के लिए देर आर सर्टेन एडवांस्ड कंट्रीज जो कि इलेक्शंस को पब्लिकली फंड करती हैं। इससे एक पैरिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है एंड जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है इनके बीच में एक ज़्यादा बड़ा रिसोर्स गैप नहीं आता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू स्टेट फंड करेगा फॉर इलेक्शंस, हमारे जो सेकंड ARC थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी और भी बाकी सब, उन्होंने भी इस स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को रिकमेंड किया। इसके अलावा जब तक हमारे जो इलेक्शंस हैं वो पब्लिकली फंड नहीं होते तब तक के लिए कुछ लिमिट्स या कुछ जो कैप्स हैं उनको सेट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितनी कंट्रीब्यूशन मिल रही है, देयर शुड बी सर्टेन लिमिट और सर्टेन कैप ऑन दिस, एंड ताकि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो इस्टेब्लिश्ड रहें, इसको लेकर जुडिशरी को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। एंड द रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी एनफोर्स्ड बाय द जुडिशरी। अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम की बात करें तो 75 ईयर्स हो गए हैं और हमारा ये जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है, इट्स वर्किंग वेरी वेल। नाउ अब ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो और भी ज़्यादा अकाउंटेबल बन सके, और इसके लिए जो वोटर्स हैं इनको काफ़ी सेल्फ अवेयर होना होगा। ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसी पार्टीज़ जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही हैं, इन प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रही हैं, ऐसे कैंडिडेट्स और पार्टीज़ को रिजेक्ट करना होगा। सो देयरफॉर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का टॉपिक है ये हमारे GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे इश्यूज कवर होते हैं अलॉन्ग विद इलेक्शंस। देयरफॉर इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रिलिम्स एज वेल एज फ्रॉम योर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इलेक्टोरल बॉन्ड्स न्यूज़ में इसलिए आए बिकॉज जनवरी 1 to लेकर जनवरी 10 तक 19th ट्रांच जो है हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो रिलीज़ किया गया था। ये जो स्कीम है टू रिलीज़ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये 2018 से शुरू हुई थी, एंड इस न्यूज़ में ये पता चला कि इस साल नियरली 1213 करोड़ के जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं दे वर सोल्ड बाय SBI, एंड ये ऑलमोस्ट डबल है। इससे पहले जो असेंबली पोल्स हुए थे अप्रैल 2021 में उसमें सिर्फ 695 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स गए थे, एंड राइट नाउ द कंपेनिंग इज गोइंग ऑन फॉर असेंबली पोल्स इन गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, एंड ये फुल स्विंग में चल रही है, जिसके तहत पिछले पोल्स के कंपैरिजन में डबल अमाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस बार SBI ने सेल किए हैं, एंड ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ली गई है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में है। सबसे पहले समझते हैं डीलिमिटेशन क्या होता है, डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन, एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया है। सबसे पहले डीलिमिटेशन का मतलब समझते हैं। कोई भी स्टेट जहाँ पे एक लेजिस्लेटिव बॉडी है तो वहाँ पे हमारे पास टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिमिट्स को फिक्स करना, उनकी बाउंड्रीज को फिक्स करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है डीलिमिटेशन। सो ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल आया है इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर की डीलिमिटेशन की बात की गई है। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया, एंड इसका जो मेन एम है दैट इज़ टू रीड्रॉ द लोकसभा एंड द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद वहाँ पे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बना है, एंड इनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी लिमिट्स को ड्रॉ करने के लिए ये कमीशन की फॉर्मेशन की गई है। नाउ ये जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है दिस इज़ अंडरटेकन बाय अ वेरी पावरफुल कमीशन जिसे हम डीलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज बाउंड्री कमीशन। ये कमीशन इतना पावरफुल है कि जो भी इस कमीशन के ऑर्डर्स होते हैं दे हैव अ फोर्स ऑफ लॉ,
एंड इन ऑर्डर्स को आप किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर इवन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी हैव डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002, जिसके तहत ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसके 3 मेंबर्स हो सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो होंगे डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन। सेकेंड मेंबर वुड बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और द अदर इलेक्शन कमिश्नर विच इज़ नॉमिनेटेड बाय द चीफ इलेक्शनर कमिश्नर। इसके अलावा जो थर्ड मेंबर है दैट कम्स फ्रॉम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। सो जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत ये तीनों मेंबर्स कौन कौन से होंगे ये याद रखिएगा। ना इस डिलिमिटेशन प्रोसेस के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं। इफ़ वी रेफर टू आर्टिकल 82 तो ये कहता है कि पार्लियामेंट इनैक्ट डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट विल इनैक्ट डिलिमिटेशन एक्ट। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 170 आता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जो स्टेट्स हैं दे विल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर दिस डिलिमिटेशन एक्ट, जो कि हर सेंसस के बाद जो पार्लियामेंट है वो इनैक्ट करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 विद रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन। नाउ अब चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है इसकी टाइमलाइन को समझते हैं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 1951 में जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था उसने कैरी आउट किया था एंड इसने उस टाइम के जम्मू एंड कश्मीर को 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड किया था। इसके बाद 1981 में डिलिमिटेशन कमीशन बनता है दोबारा एंड ये एक फुल फ्लेज्ड रिकमेंडेशंस देता है ऑन द बेसिस ऑफ 1981 सेंसस एंड इनकी रिकमेंडेशंस 1995 में आती हैं एंड उसके बाद से लेकर 2020 तक जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कैरी नहीं हुआ। 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया है उसके अंदर कुछ और सीट्स ऐड की जाएं और साथ ही में एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्वेशंस ग्रांट की जाएं एंड इसके लिए 2011 का जो सेंसस है उसे बेसिस माना जाएगा। इस वक्त फ़िलहाल जम्मू एंड कश्मीर की जो सीट्स हैं वो 83 हैं, लेकिन क्योंकि 7 मोर सीट्स ऐड करने की बात की जा रही है देन इट विल बी रेज टू द नंबर ऑफ 90। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें 24 सीट्स जो हैं उनको रिजर्व रखा जाएगा फॉर एरियाज़ विच आर अंडर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो और ये जो 24 सीट्स हैं इनको असेंबली में वेकेंट रखा जाएगा। तो जो जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने मेनली 2 रिकमेंडेशंस दी हैं। सबसे पहले टोटल 7 सीट्स को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। जम्मू डिवीज़न के अंदर 6 सीट्स और कश्मीर डिवीज़न के अंदर 1 सीट, तो मिलकर बन जाएगा 7। इसके अलावा एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के लिए 16 सीट्स को रिजर्व किया जाएगा एंड देयरफॉर इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है इट विल हैव 90 मेंबर्स एंड इस पूरी एक्सरसाइज में 2011 सेंसस के बेसिस के साथ साथ किस तरह का एरिया है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, टेरेन कैसा है, कम्युनिकेशन के मीन्स कैसे हैं, कन्वीनियंस अवेलेबल है या नहीं और किस तरह का अवेलेबल है, इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज कैरी आउट की जाएगी। सो जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज लास्ट ईयर मार्च 2021 में जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन को 1 साल की एक्सटेंशन दी गई थी, लेकिन अभी तक एक फाइनल डिसीजन जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से नहीं आया है। So there is possibility that the second tenure, second extension delimitation commission को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट्स अबाउट वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी कुछ और डिटेल्स को कवर करते हैं एंड देन वी विल सी कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात की गई है एंड ये कहाँ पे सिचुएटेड है और इससे जुड़े हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम कवर करेंगे। तो हर साल 2 फरवरी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है।
इस साल के लिए जो थीम है दैट इज़ वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पता होना चाहिए कि इस साल की वेटलैंड डे का थीम क्या था। सो इट इज़ वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नाउ सबसे पहले समझते हैं वेटलैंड डे को, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ये 2 फरवरी 1971 को इसे अडॉप्ट किया गया था इन द ईरान सिटी ऑफ रामसर, एंड इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन भी बोल दिया जाता है। एंड इस डे को मार्क करने के लिए 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। एंड इसी के साथ साथ 2022 में जो हमारी कन्वेंशन और वेटलैंड है इसके 51 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, क्योंकि फरवरी 2 1971 में ये जो कन्वेंशन है ये साइन की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखिएगा ईरान के अंदर सिटी ऑफ रामसर जो कि कैस्पियन सी के शोर पे लाई करती है, वहाँ पे इस कन्वेंशन को साइन किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो बेसिकली दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज द अवेयरनेस जो वेटलैंड का जो रोल है हमारे प्लैनेट को लेकर, हमारे इकोसिस्टम में, उस क्रूशियल रोल को आइडेंटिफाई किया जाए और इसकी अवेयरनेस लोगों के बीच में पहुंचाई जाए। सो वेटलैंड्स के लिए याद रखिएगा ये ऐसे इकोसिस्टम्स हैं विच आर सैचुरेटेड विद वाटर, चाहे वो सीजनली वहाँ पे वाटर आए या फिर परमानेंटली वहाँ पे वाटर हो। सो सच लैंड एरियाज विच आर सैचुरेटेड विद वाटर, दोज लैंड एरियाज आर कॉल्ड एज वेटलैंड्स। इसके अंदर मैंग्रोव्स, मार्शेस, रिवर बैंक्स, लेक्स, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, इवन आपके जो फ्लडेड फॉरेस्ट हैं, राइस फील्ड्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक वेटलैंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपनी क्लासेस में काफ़ी डिटेल में इसे डिस्कस करते हैं, इस वीडियो में हम इसे क्विकली रिवाइज करेंगे। तो वेटलैंड्स को मैं 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकती हूँ। वी हैव कोस्टल वेटलैंड्स, फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स, एस्चुरीज, सॉल्ट वाटर मार्शेस, लगून्स। इसके साथ साथ इनलैंड वेटलैंड्स भी होते हैं। वी हैव मार्शेस, फेंस, लेक्स, स्वैम्प्स, रिवर्स, फ्लड प्लेन्स एंड पॉन्ड्स। And then we also have human-made wetlands. For example, fish pond is also a wetland. Salt pan अगर कहीं पे बनाए गए हैं, rice paddy fields जो हैं, they are also wetlands. And wetland की importance आपको यहीं से पता चल जाएगी। जब हम इसकी लैंड सरफेस की बात करते हैं तो इट कवर्स ओनली अराउंड 6% ऑफ अर्थ्स लैंड। अर्थ की सिर्फ 6% एरिया में वेटलैंड्स प्रेजेंट हैं। हाउएवर हमारे पास 40% प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ जो हैं दे लिव एंड ब्रीड इन वेटलैंड्स। तो 6% एरिया एंड ये कितनी हमारी प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ को होल्ड कर रहा है, नियरली अराउंड 40%। तो यहीं से पता चल जाता है कि वेटलैंड्स कितने रिच इकोसिस्टम्स हैं ना। अगर हम वेटलैंड्स की सिग्निफिकेंस डिस्कस करें, दे आर वेरी क्रिटिकल टू अ नेचुरल एनवायरनमेंट बिकॉज दे हेल्प टू मिटिगेट फ्लड्स। ये जो हमारी कोस्ट लाइन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ऑल्सो इट बिल्ड्स कम्युनिटी रेजिलियंस टू डिजास्टर्स एज वेल। ये जो फ्लड का जो इम्पैक्ट है उसे डिक्रीज करता है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, और साथ ही में जो हमारी वाटर क्वालिटी है उसे भी इम्प्रूव करता है। तो वर्ल्ड की स्पीशीज़ तो 40% इस पे डिपेंड करती ही हैं, साथ में 1 बिलियन पीपल ऑल्सो डिपेंड अपॉन वेटलैंड्स। Wetlands are very rich in biodiversity. They are vital source of food, raw material, genetic resources for medicine, as well as for hydropower. And अगर हम कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करें तो नियरली हमारा जो 30% लैंड बेस्ड कार्बन है, दे आर स्टोर्ड इन सच पीट लैंड्स। ये जो हमारे वेटलैंड्स हैं, स्वैम्प्स हैं, मार्शेस हैं, इसमें नियरली 30% हमारा जो लैंड बेस्ड कार्बन है वो स्टोर्ड है। एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स यहाँ पे बहुत आती हैं, एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ पीपल एज वेल। ना जितना सिग्निफिकेंट वेटलैंड इकोसिस्टम है हमारे लिए, उतना ही ज़्यादा थ्रेट्स भी ये जो वेटलैंड्स हैं वो फेस करते हैं। Now, according to IPBES, which is Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, ये बेसिकली इन्होंने ग्लोबल असेसमेंट की वर्ल्ड वेटलैंड्स की, और इसने ये बताया
कि दीज आर दी मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम। हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड इकोसिस्टम कौन से हैं? दीज आर वेटलैंड्स अकॉर्डिंग टू IPBES। ये इतने थ्रेटेंड हैं दैट दे आर डिसअपेयरिंग 3 times फास्टर देन द फॉरेस्ट। एंड बड़ा जो फैक्टर है इनके डिसअपेयरेंस को लेकर दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ग्लोबल वार्मिंग। एंड इसको लेकर इवन यूनेस्को ने भी कहा है कि जो वेटलैंड बिकॉज दे आर फेसिंग थ्रेट, दिस इज गोइंग टू हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन 40% ऑफ वर्ल्ड्स फ्लोरा एंड फ्लोरा, जो कि कंप्लीटली वेटलैंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। सी देर आर मैनी थ्रेट्स टू वेटलैंड्स। फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन, वेटलैंड्स के आसपास जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर ऑल्सो अ थ्रेट। अगर हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की बात करें, वी द ह्यूमंस, हम जो अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर वो अनप्लान्ड तरह से हो, इसकी वजह से जो वेटलैंड्स हैं दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ थ्रेट्स। वेटलैंड्स ड्रेन हो रहे हैं, दे आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, एंड जिसकी वजह से इकोनॉमिक एज वेल एज जो इकोलॉजिकल लॉसेस हैं वो भी हो रहे हैं। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा थ्रेट है, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 1970s के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, जो वेटलैंड्स हैं उनको कन्वर्ट किया गया इनटू पेडी फील्ड्स। अलॉन्ग विद दिस इरिगेशन फैसिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो रिजर्वॉयर्स, कनाल्स और जो डैम्स बनाए जाते हैं, दे हैव ऑल्सो ऑल्टर्ड द हाइड्रोलॉजिकल नेचर ऑफ दीज वेटलैंड्स। देन डिफॉरेस्ट्रेशन, ऑब्वियसली जो वेजिटेशन को जब रिमूव किया जाता है इसकी वजह से जो सॉइल इरोजन जो है, जो सिल्टेशन है, उसकी प्रॉब्लम आती है, वो इंक्रीज होती है। पोल्यूशन, जो डंपिंग हो रही है सीवेज और टॉक्सिक केमिकल्स की, इसकी वजह से भी जो वेटलैंड्स हैं वो पोल्यूट होते हैं। एंड देन क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एयर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन का जो पैटर्न है उसमें चेंज आता है। हम देखते हैं कि कितनी जो स्टॉर्म्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, कहीं पे ड्रॉट्स हैं, कहीं पे फ्लड्स हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, सी लेवल राइज हो चुका है। ये सभी फैक्टर्स हमारे जो वेटलैंड्स हैं इनको भी अफेक्ट करते हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों ही हरियाणा में प्रेजेंट हैं, इनको मेंशन किया गया। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज 2021 में रामसर कन्वेंशन ने इंडिया के अंदर 4 न्यू वेटलैंड्स को डिक्लेयर किया था। एंड ये जो कन्वेंशन है, दिस इज़ द ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। तो इंडिया के अंदर 4 नए वेटलैंड्स आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसकी वजह से अब टोटल वेटलैंड्स जो रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर, दे आर 46 इन नंबर। तो ये जो 4 थे इनमें से 2 व इन हरियाणा एंड 2 व इन गुजरात। और इस आर्टिकल के अंदर हरियाणा की जो न्यू रामसर साइट्स हैं उनको मेंशन किया गया, विच इज़ बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हरियाणा का लार्जेस्ट वेटलैंड है। एंड याद रखिएगा, दिस इज़ ह्यूमन मेड, मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है। इसके बाद सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम बर्ड्स की बात करें। यहाँ पे वहाँ की लोकल रेजिडेंट बर्ड्स हैं, विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे आती हैं, इवन लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे आकर अपनी क्रिटिकल स्टेजेस जो उनकी लाइफ साइकिल की हैं वो वहाँ पे स्पेंड करती हैं। क्योंकि 4 साइट्स न्यू ऐड की गई थी रिसेंटली, जिनमें से 2 तो पेपर में आ चुकी हैं, अब जो बाकी की जो साइट्स हैं वो पता होना भी ज़रूरी है। बोथ ऑफ दीज साइट्स आर प्रेजेंट इन गुजरात। नंबर 1 इज़ योर थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नंबर 2 इज़ वधवाना वेटलैंड्स। सो अगर हम थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल एशिया फ्लाईवे, मतलब जो बर्ड्स आपके सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करती हैं, ये उसका पार्ट है। एंड वधवाना वेटलैंड इज़ ऑल्सो इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज की, वो पहुँचती हैं। बर्ड्स लाइक इजिप्टियन वल्चर, सेकर फैल्कन, सोशिएबल लैपविंग एंड दालमेटियन पेलिकन, ये सब के सब एंडेंजर्ड बर्ड्स हैं, ये यहाँ पे पहुँचती हैं। एंड याद रखिएगा कि अभी इंडिया के अंदर नंबर ऑफ रामसर साइट्स आर 46 इन नंबर। आगे बढ़ते हैं। Our next news article is about capital of आंध्र प्रदेश। इसे लेकर राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ने अनाउंस किया कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती ही है। एंड जो 3 कैपिटल सिटीज़ बनाने का जो लॉ था उसे स्टेट गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया है। तो एक बार क्विकली समझते हैं कि आंध्र प्रदेश का ये 3 कैपिटल इशू क्या था
एंड इस लॉ को विड्रॉ भी कर दिया गया है एंड नाउ अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इशू. सो आंध्र प्रदेश ने 2020 के अंदर आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल रीजन्स एक्ट 2020 और आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट 2020 इनमें नोटिफाई किया और कहा कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स होने वाली हैं. कौन कौन सी? अमरावती इज गोइंग टू बी द लेजिस्लेटिव कैपिटल फॉर आंध्र प्रदेश. इसके अलावा विशाखापट्टनम को बनाया जाएगा एग्जीक्यूटिव कैपिटल एंड कुर्नूल विल बी द जुडिशियल कैपिटल. तो जो कुर्नूल है उसे जुडिशियल कैपिटल बनाया जाएगा. अमरावती लेजिस्लेटिव, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव एंड कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल. एंड ये 3 कैपिटल्स बनाने की ज़रूरत क्या है? तो इसको लेकर गवर्नमेंट ने कहा कि दे आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ बिल्डिंग 1 मेगा कैपिटल, कि बाकी सब एरियाज़ को इग्नोर करके एक जगह के अंदर आप मेगा कैपिटल बना दीजिए. उन्होंने कहा कि अगर हम ये 3 अलग अलग कैपिटल्स बनाएंगे तो इक्वली जो डिफरेंट रीजन्स हैं स्टेट के वो डेवलप होंगे. एंड इसे लेकर इवन ये भी कहा गया कि जितनी भी मेजर कमिटीज़ हैं दे ऑल रिकमेंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड इससे बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन अचीव होगी. ना ये 3 कैपिटल्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है. कैसे? लेजिस्लेचर की सीट अलग है, एग्जीक्यूटिव की सीट अलग है, सेपरेट सिटीज़ में है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. एंड गवर्नमेंट ने इसको लेकर कुछ स्पेसिफिक प्लान्स अभी तक नहीं दिए थे. अलॉन्ग विद दिस नाउ एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम को एडवाइस किया गया एंड जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल को किया गया. और इन दोनों के बीच में 700 किलोमीटर्स का डिफरेंस है. और अगर हम अमरावती से देखें तो 400 किलोमीटर्स का डिफरेंस है. और अमरावती और कुर्नूल का आपस में 370 किलोमीटर्स का डिफरेंस है. देयरफॉर इन कैपिटल्स के बीच में ट्रैवल करने का कॉस्ट और जो टाइम है दैट इज़ गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट इशू. ना ये तो आंध्र प्रदेश का प्लान था. ना क्या और भी ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जिनकी मल्टीपल कैपिटल्स हैं? तो आंसर इज़ येस. अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की भी 2 कैपिटल्स हैं, मुंबई एंड नागपुर. तो जो नागपुर है ये विंटर सेशन यहाँ पे जो स्टेट असेंबली का होता है वो नागपुर में किया जाता है. इसके अलावा अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे भी शिमला और धर्मशाला हमें मिलता है. धर्मशाला इज़ द विंटर कैपिटल. एंड जो हमारी फॉर्मर स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की, इसकी भी 2 कैपिटल्स होती थी, श्रीनगर एंड जम्मू. लेकिन आंध्र प्रदेश की इन 3 कैपिटल्स को लेकर अब राज्यसभा में ये क्लियर कर दिया गया है कि ये जो एक्ट था जिसके अंदर 3 कैपिटल्स बनाई जानी थी इसे रिपील कर दिया गया है और अब से अमरावती ही सिर्फ आंध्र प्रदेश की कैपिटल है. ना इससे पहले ये प्लान रिलीज़ करने से पहले अमरावती के जो फार्मर्स हैं वहाँ से गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किया था एंड दे सेड कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी बनाई जाएगी. लेकिन इसके बाद जब कहा गया कि 3 अलग अलग जगहों पे बनाई जाएगी तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पिटिशंस गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ी. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में काफ़ी बार इस एक्ट को चैलेंज किया गया, जिसके बाद ये जो 3 कैपिटल्स बनाने का ये जो एक्ट्स थे इन्हें रिपील कर दिया गया एंड नाउ आंध्र प्रदेश हैज़ अमरावती एज कैपिटल. आगे बढ़ते हैं. हमारे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल में इंडस वाटर ट्रीटी को मैनेज करने के लिए जो एनुअल मीटिंग होती है ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये ड्यू है, इसे बताया गया. यहाँ से एक बार क्विकली देख लेते हैं कि परमानेंट इंडस कमीशन क्या है और इंडस वाटर ट्रीटी क्या है. आप अपने कोर्स में इसे बहुत डिटेल में कवर करेंगे बट हम एक बार क्विकली इसे कवर कर लेते हैं. सो परमानेंट इंडस कमीशन बेसिकली जो इंडस वाटर ट्रीटी थी 1960 की, इसके जो गोल्स हैं इसे मैनेज करने के लिए ये एक बायलेटरल कमीशन बनाया गया जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स मिलते हैं. इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ये जो मीटिंग है ये रेगुलरली होनी चाहिए और साल में कम से कम एक बार तो होनी चाहिए. एंड ऑल्टरनेटिवली एक बार इंडिया और एक बार पाकिस्तान के अंदर परमानेंट इंडस कमीशन में ऑफिशियल्स मिलते हैं. इस कमीशन का मेन एम यही है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो वाटर शेयरिंग हो रही है, जो रिवर्स के ऊपर कोई डेवलपमेंट की जा रही है और उसको लेकर अगर दोनों गवर्नमेंट में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे यहाँ पे रिपोर्ट किया जा सकता है. वाटर शेयरिंग के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें यहाँ पे सॉल्व किया जाए. एंड अगर कोई भी प्रोजेक्ट है या फिर किसी भी क्रिटिकल रिवर के ऊपर कोई भी हेडवर्क चल रहा है
तो उसको लेकर यहाँ पे टेक्निकल विजिट्स की जा सकती हैं अंडर परमानेंट इंडस कमीशन। इसके अलावा हर 5 साल के बाद एक जनरल इंस्पेक्शन करनी चाहिए ऑफ ऑल द रिवर्स एंड टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स, जो कि हमारी इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रोविजंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना। जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है, दिस वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इसे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने साइन किया था। एंड ये ट्रीटी बेसिकली एडमिनिस्टर करती है कि जो इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका जो वाटर है उसे किस तरह से यूज़ किया जाएगा बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो भी ईस्टर्न रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स मतलब सतलुज, ब्यास एंड रावी, दे आर एलोकेटेड टू इंडिया, वेराज जो हमारी वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम एंड चेनाब, दे आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान। इस ट्रीटी के अंदर इंडिया को राइट्स दिए गए हैं कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो कि जिनका वाटर का यूज़ कौन करने वाला है, पाकिस्तान करने वाला है, हाउएवर इंडिया कैन यूज़ दीज रिवर्स टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट की जा सकती है, लेकिन इरिगेशन के लिए वेस्टर्न रिवर्स के वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, जिसके चलते लद्दाख में हमारे कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया ने क्लियर किए हैं, लाइक दारबूक श्योक, सांकू, नीमो चिलिंग, रोंगदू। लेह के अंदर रतन नाग आ जाता है। देन उसके बाद कारगिल की अगर हम बात करें सो मखदूम सांगरा, कारगिल हुंदरमान, तमाशा, ऐसे डैम्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इंडिया ने क्लियर किया है। इसी के साथ साथ इस ट्रीटी के अंदर पाकिस्तान को भी राइट दिया गया है कि अगर उनको जो वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बन रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अगर उनके डिज़ाइन को लेकर उनको कोई भी इशू है देन दे कैन ऑब्वियसली रेज कंसर्न। एंड इस ट्रीटी के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उनको आर्बिट्रेट करने का मैकेनिज्म भी है। एंड जो भी डिसएग्रीमेंट्स या डिफरेंसेस इंडिया और पाकिस्तान में आते हैं ओवर डैम, लाइक फॉर एग्जांपल 2010 के अंदर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को लिया था फॉर इंडियाज़ 330 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि किशन गंगा जो रिवर है उसके ऊपर इंडिया ने बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। इट्स अ वेरी स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस एंड इसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा, अगर हम इंडस रिवर का कोर्स देखें तो इंडस रिवर और उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज ये चाइना से ओरिजिनेट करती हैं, तिब्बत से ओरिजिनेट करती हैं, बट चाइना हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ दिस ट्रीटी। सो व्हाट इफ अगर चाइना जो ये रिवर का जो फ्लो है अगर वो स्टॉप कर देता है तो इसका इफ़ेक्ट इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे होगा। इसके अलावा एक बड़ा जो चेंज आ रहा है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तिब्बतन प्लेट्यू है उसकी जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं एंड जिसकी वजह से डेफिनेटली जो रिवर का कोर्स है फ्यूचर में उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आज एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जिम बैंक भी न्यूज़ में आया है। सो इंडिया का जो एग्जिम बैंक है, एग्जिम इज़ फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसने श्रीलंका को $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। बेसिकली ये जो $500 मिलियन हैं दे विल गो एज लाइन ऑफ क्रेडिट। नाउ लाइन ऑफ क्रेडिट ये इसे ग्रांट नहीं कहते, दिस इज़ बेसिकली सॉफ्ट लोन। इसके अंदर कुछ जो मिनिमल इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो लोन है वो दिया जाता है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका को 2% मिनिमल इंटरेस्ट रेट पे $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया गया है। बेसिकली श्रीलंका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है एंड जिसके चलते श्रीलंका के पास जो फ्यूल इंपोर्ट है उसकी दिक्कत हो चुकी है। देयरफॉर इंडिया हैज़ गिवन $500 मिलियन ऑफ लोन एग्रीमेंट टू श्रीलंका ताकि जो फ्यूल शॉर्टेजेस श्रीलंका फेस कर रहा है वो उससे बाहर निकल सके ना। यहाँ पे हमारा जो एग्जिम बैंक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखेंगे एग्जिम इज़ फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। सो दिस इज़ बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इसे 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अगर हम एम की बात करें तो फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये जो बैंक है इसे बनाया गया है। जो एग्जिम बैंक है वो जो बाकी के जो कंट्रीज़ हैं और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी लाइन ऑफ क्रेडिट इशू कर सकता है, जिसकी वजह से आज ये न्यूज़ में आया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हूथी रेबल्स से रिलेटेड है।
हमने हमारी पहले भी जो वीडियोस थी वहाँ पे येमेन, सऊदी अरेबिया और यूएई किस तरह से रिलेटेड हैं इस पूरे के पूरे इंसर्जेंसी के अंदर, वो डिस्कस किया था। आज दोबारा ये न्यूज़ में आया है बिकॉज यूएस ने यूएई को अपनी मिलिट्री एड भेजी है आफ्टर दीज हूथी अटैक्स। सो ये एक सिग्नल यूएस ने भेजा है दैट यूनाइटेड स्टेट इज स्टैंडिंग विद यूएई। एक बार क्विकली ये जो इंस्टेबिलिटी वहाँ पे चल रही है इन वेस्ट एशिया, उसे एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले जो हूथी रेबल्स हैं इनकी हिस्ट्री को समझते हैं। अगर हम हूथी मूवमेंट की रूट्स को देखें तो इट गोज़ टू बिलीविंग यूथ। ये बेसिकली एक ज़ियादी रिवाइवलिस्ट ग्रुप था जिसे हुसैन अल हूथी ने फॉर्म किया था, एंड साथ ही में उनके फादर बदर अल-उद्दीन अल हूथी भी इसके अंदर प्रेजेंट थे, और ये अर्ली 1990s के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। सो बद्र अल-दीन, ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन नदर्न येमेन एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय इरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979, एंड लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का जो राइज था उसने भी इनको काफ़ी इंस्पायर किया था। देयरफॉर बद्र अल-दीन और उनके जो सन थे जिसके अंदर हुसैन अल हूथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दे स्टार्टेड बिल्डिंग दिस वास्ट सोशल एंड रिलीजियस नेटवर्क, एंड बेसिकली येमेन के जो जैदीज़ थे उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। एंड अगर हम देखें कंट्री की पॉपुलेशन में तो जो 1/3 पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑफ सुन्नी मेजॉरिटी। तो वो जो मूवमेंट जो पहले एक तरह से सोशल और रिलीजियस नेटवर्क के जैसे शुरू होता है, लेकिन इसके बाद इसमें पॉलिटिकल टर्न्स आने शुरू होते हैं। एंड उस दौर में येमेन के अंदर अली अब्दुल्ला सलेह की रजीम चल रही थी एंड इट वाज वेरी करप्ट। तो जो हूथीज़ थे दे स्टार्टेड अटैकिंग द करप्ट रजीम ऑफ अली अब्दुल्ला सलेह। तो हूथीज़ ये पहले अपने आप को अंसर अल्लाह कहते थे। बेसिकली दे वर मोबिलाइजिंग द ट्राइब मैन इन नॉर्थ अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। देयरफॉर अली अब्दुल्ला सलेह के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर दी थी हूथीज़ ने। तो 2004 के अंदर सलेह गवर्नमेंट ने अरेस्ट वारंट इशू किया अगेंस्ट हुसैन अल हूथी, जिसके बाद ये पूरी की पूरी जो इंसर्जेंसी है वो स्टार्ट हो जाती है। 2004 के अंदर गवर्नमेंट अटैक्ड दी हूथी रेबल्स और उन्होंने हुसैन अल हूथी को वहाँ पे मार डाला। उसके बाद से गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन्स शुरू किए ताकि जो हूथीज़ हैं उनको वो कंटेन कर सकें, उनकी जो रेजिस्टेंस है उसे वो रोक सकें। लेकिन जो हूथीज़ हैं उनको कंटेन तो नहीं कर पाए, रादर जो हूथीज़ हैं वो स्ट्रेंथन अप हुए। एंड 2010 में जब सीज़ फायर आता है तब तक जो हूथीज़ हैं वो सदा को कैप्चर कर चुके होते हैं। अगर हम हूथी मूवमेंट या हूथीज़ का जो राइज़ का रीज़न समझें तो इट रिलेट्स टू अरब स्प्रिंग। 2011 में जब टूनीसिया और इजिप्ट के डिक्टेटर्स व्हेन दे वर टेकन ऑफ, तो इसकी वजह से जो प्रोटेस्ट था वो येमेन में भी शुरू हो जाता है। हूथीज़ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अभी तक उनकी जो मिलिट्री विक्ट्रीज थी उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है इसके साथ, एंड दे इंजॉयड सपोर्ट इन सदा एज वेल, जिसके तहत वो प्रेसिडेंट सालेह के खिलाफ ये जो अरब स्प्रिंग के अंदर अपना प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, जिसके चलते इवन नवंबर 2011 में येमेन के प्रेसिडेंट सालेह रिज़ाइन कर देते हैं, एंड जिसके बाद जो रेन है इट गोज़ टू इट्स डिप्टी विच इज़ अब्दारबह मंसूर हादी। ही इज़ बेसिकली बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया। जिसके बाद इवन सऊदी अरेबिया यूएई की इंटरवेंशन के साथ येमेन के अंदर एक नेशनल डायलॉग भी शुरू होता है ताकि जो इंटरनल डिफरेंसेस चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो सके, और इस नेशनल डायलॉग का हूथीज़ भी बड़ा पार्ट होते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट हादी जो सोल्यूशन निकाल रहे थे दैट वाज नॉट सपोर्टेड बाय हूथीज़। दे सेड कि इससे उनका जो मूवमेंट है वो वीकन अप होगा, क्योंकि उनके इस सोल्यूशन के अंदर जो ज़ैदी डोमिनेटेड नदरन एरिया था उसको 2 लैंडलॉक्ड प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड किया जा रहा था। तो हूथीज़ दे ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस डायलॉग एंड दे केम बैक टू दिस इंसर्जेंसी। एंड इवन सालेह, जिसको पहले हूथीज़ रेबल्स ने हटाया था, वो भी ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी अंडर हादी उसके अंदर काफ़ी साइडलाइन थे, तो ही ऑल्सो जॉइंड हैंड्स विद हूथी रेबल्स एंड इन्होंने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। लेकिन इवन 2015 में भी ये जो हूथीज़ और सलेह का जो अलायंस था इन्होंने सना को कैप्चर किया, एंड जिसके बाद इवन 2017 में दी सलेह वाज किल्ड। बट ये जो सना को कैप्चर किया गया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रेड सी की जो कोस्ट है वहाँ तक हूथीज़ का जो एरिया था वो पहुँच चुका था। नाउ सऊदी अरेबिया इस पिक्चर में कैसे आता है?
यमन के अंदर हूथीज़ का जो राइज था, इसे वो एक तरह से ईरान की प्रॉक्सी समझ रहे थे, बिकॉज हूथीज़ वर सपोर्टेड बाय ईरान, जिसके चलते 2015 में सऊदी अरेबिया ने भी हूथीज़ के खिलाफ अपना मिलिट्री कैंपेन शुरू किया। लेकिन सऊदी अरेबिया का ये जो कैंपेन था, इसे किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं मिला। हूथीज़ ने भी सऊदी अरेबिया के ऊपर मल्टीपल अटैक्स किए एंड उनकी जो एयर स्ट्राइक्स थी उनको भी रिटेलिएट किया। एंड बड़े अटैक्स की अगर हम बात करें तो हूथीज़ ने सऊदी अरेबिया के अंदर उनकी 2 बड़ी ऑयल इंस्टॉलेशंस पे जो अटैक हुआ था उसे भी वहाँ पे क्लेम किया। अलॉन्ग विद दिस, जो नदरन येमेन है, हूथीज़ ने वहाँ पे भी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की। तो इस तरह सऊदी अरेबिया आ चुका है इस पिक्चर में। अब देखते हैं यूएई इस पिक्चर में क्या कर रहा है ना। ये पूरा का पूरा जो हूथी रेबल्स का इशू है, ये न्यूज़ में इसलिए आया बिकॉज हूथी रेबल्स वर अटैकिंग यूएई। नाउ दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट हूथीज हैव अटैक्ड यूएई। इससे पहले भी 2018 में यूएई बैक्ड फोर्सेस दे वर एडवांसिंग इनटू येमेन एंड तब भी हूथीज़ ने यूएई के खिलाफ अटैक्स किए थे, जिसके बाद यूएई ने अपने ट्रूप्स को येमेन से निकाल दिया एंड दे ऑफर्ड सपोर्ट टू सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। एंड एदन के अंदर हमारे पास देवर सम रेबल्स एंड दे वर फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट, तो उसको यूएई ने सपोर्ट करना शुरू किया। इस दौरान हूथीज़ का फोकस सऊदी अरेबिया पे था बिकॉज सऊदी बैक्ड जो फोर्सेस थी दे वर कमिंग इनटू येमेन। नाउ बट रिसेंट मंथ्स में यूएई ने दोबारा येमेन के अंदर इंटरफेयर करना शुरू किया जब उन्होंने कुछ ब्रिगेड्स और मिलिशिया ग्रुप वहाँ पे क्रिएट किया विच वाज फाइटिंग अगेंस्ट हूथीज़। तो इसे लेकर हूथीज़ ने अब यूएई पे अटैक किया है, विच कैन बी सीन एज अ क्लियर सिग्नल दैट हूथीज़ आर सेइंग दैट स्टे आउट ऑफ येमेन और यूएई विल फेस सम अटैक्स। ना ये पूरा ही इशू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज येमेन की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटिजिकली बहुत क्रिटिकल है। बिकॉज येमेन के थ्रू आपकी जो रेड सी है और जो गल्फ ऑफ एडन है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड के जो ऑयल शिपमेंट्स हैं वो यहीं से पास करते हैं। इसी के साथ साथ वेस्ट को भी खतरा है कि अगैन जो अलकायदा है या फिर आईएस है वो यहाँ से एफिलिएट हो सकते हैं एंड ये जो एरिया है ये और भी अनस्टेबल हो सकता है। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं वो शुरू हो चुके हैं एंड वी कैन ऑल्सो सी नाउ, इससे ये भी कहा जाता है कि ये एक तरह की रीजनल पावर स्ट्रगल है बिकॉज जो ईरान है दैट इज़ शिया रूल्ड और सऊदी अरेबिया जो है दैट इज़ सुन्नी रूल्ड। तो ये इन दोनों के बीच में एक तरह से रीजनल पावर स्ट्रगल भी है ना। इंडिया के लिए भी ये पूरा का पूरा एरिया काफ़ी बड़ा रीजन ऑफ कंसर्न है, स्पेशली अगर हम हमारी ऑयल सिक्योरिटी की बात करें। एंड इवन अगर हम इस एरिया में देखें तो इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स भी चले हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑपरेशन राहत, ये एयर और सी ऑपरेशन था जिसके थ्रू 4000 इंडियन नेशनल्स जो कि येमेन में फंस चुके थे उन्हें इवैक्यूएट किया गया था। साथ ही में येमेन को यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है, फूड और मेडिकल एड भी येमेन को दिया जाता है। तो इंडिया इज़ एक्टिव इन टर्म्स ऑफ इट्स इनिशिएटिव इफ़ वी टॉक अबाउट दिस वेस्ट एशिया रीजन। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो अगर हम इंडिया की एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स की बात करें सो दे आर फेसिंग अ कोल क्राइसिस। दे आर सेइंग कि जो कोल स्टॉक्स हैं वो क्रिटिकली लो हो चुके हैं एंड जिसे लेकर जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स हैं दे आर डिमांडिंग कि एटलीस्ट एक दिन में उनको 25 to 30 जो कोल रेक्स हैं वो मिलने चाहिए। इसी के थ्रू जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो वर्क कर पाएगी ना। इसे लेकर कैप्टिव पावर प्लांट्स की बात की जा रही है। कैप्टिव पावर प्लांट्स वो होते हैं जो कि ऑन साइट इंडस्ट्री में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना। बिकॉज जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है दैट इज़ इसको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, दैट टू अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो इनके लिए जो कैप्टिव पावर प्लांट्स बनना काफ़ी ज़रूरी है ना। इवन अगर 2 आवर्स के लिए भी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो जो एल्यूमिनियम का जो स्मेल्टिंग ऑपरेशन है ये इंटरप्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो स्मेल्टिंग पॉट्स हैं उसके अंदर जो एल्यूमिनियम है वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है एंड ये जो 2 घंटे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई तो इसकी वजह से जो नुकसान होता है उसे कम से कम 6 मंथ्स लग जाते हैं फिक्स करने के लिए। देयरफॉर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिलना बहुत ज़रूरी है। सो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है एल्यूमिना, इससे इसको निकाला जाता है
एंड एलुमिना को जो बॉक्साइट ओर्स हैं वहाँ से निकालते हैं। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है दैट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड देयरफॉर जितनी भी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको पावर स्टेशंस के बिल्कुल पास लगाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लोकेटिंग द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। बहुत ऑफनली तो अगर कहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिल रही है वहाँ पे लगाया जाता है, ताकि कम से कम जो इसका डिपेंडेंस है वो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम हो, कोल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो। सो दैट इज़ इट। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट बिलो। फर्दर, अगर आपको द्रोणाचार्य IAS इंस्टीट्यूट में किसी कोर्स को लेकर कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे जो भी डिटेल्स दिए गए हैं आप इनको यूज़ करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।